2 दिन पहले हमने बात करी कि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दिए गए प्लॉटों में उनकी विधि के ऊपर बात करी, उनके तौर तरीक़ों के ऊपर बात करी कि वो किस तरीके से प्लॉटों को, इंडस्ट्रियल प्लॉटों को अलॉट करते हैं, जिसमें वो जो एप्लीकेशन देते हैं उनको बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद प्लॉट देते हैं। मैंने वहाँ एक विषय ये उठाया था जो कि मुझे काफ़ी उचित लगता है कि सरकार जब प्लॉट इंटरव्यू लेकर के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के देती है तो किन लोगों को देती है। बहुत सी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो वहाँ पर, कारखाने ऐसे हैं जो वहाँ पर किराए पर लोग चला रहे हैं, तो वो लोग कौन हैं। और महिला उद्योग कर्मियों को क्यों नहीं सरकार किसी योजना के तहत उनको प्रायोरिटी दे, उनके लिए कोई नंबर ऑफ प्लॉट्स फिक्स करे जिससे कि उनको सुविधा हो। इस विषय में आज हमारे साथ सिंघल साहब हैं जो कि नोएडा में ही एक कारखाना, एक फैक्ट्री, एक उद्योग चलाते हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पे जॉब करते हैं इस कारखाने में। ये कारखाना, ये फैक्ट्री, ये कारखाना फैक्ट्री एक महिला चलाती हैं। आज वो नहीं है। हमारा उद्देश्य तो उनसे ही बात करने का था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। उनकी जगह आज हम सिंघल साहब से बात करेंगे कि आप यहाँ पर एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जानबूझ करके नाम और एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इनके मुंह से वो सारी तकलीफ़ें सुनते हैं जो इनको यहाँ पे महसूस होती है। ये नोएडा में इनकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया में। सिंघल साहब, आप यहाँ पे कितने साल से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं? मैं लगभग 89 से नोएडा में काम करता हूँ। पहले मैं एक यूनिट में, बड़े प्रिंटिंग यूनिट में काम करता रहा हूँ लगभग 23 वर्ष। उसके बाद मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके लिए मेरी पत्नी ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया जो इस समय लगभग 2012 से हम नोएडा में रेंट पर कार्यरत है। क्या कभी आपने सरकार से आवेदन किया कि भाई हम यहाँ पे रेंट पे एक फैक्ट्री चला रहे हैं और हमें कोई प्लॉट दे दिया जाए जिससे कि हम वहाँ पे अपना एक स्थायी जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसको स्थायी रूप से स्थापित किया जा सके? हमारे ट्रेड में जो कंपटीशन है, सरकार नोएडा के अंदर एक पॉलिसी है कि सरकार जो है वो प्लॉट निकालती है, फॉर्म भरवाती है और उसके बाद फॉर्म जो ओके होता है उसका ड्रॉ करती है 1000 मीटर तक के प्लॉटों का। पहले 2000 मीटर तक का प्लॉट जो है वो इंटरव्यू पे दिया जाता है। जब से नई सरकार आई है योगी जी की, तब से इन्होंने 4000 का प्लॉट जो है वो ऐसा किया कि हम इंटरव्यू पर देंगे बड़े प्लॉट। परंतु स्कीमें आई, मैं अपनी पत्नी के नाम से लगभग 5-6 बार अप्लाई कर चुका हूँ प्लॉट के लिए। अच्छा। जो निकलता है। अच्छा। परंतु आज तक नहीं आया। बल्कि एक गड़बड़ इसमें और है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि 20,000 रुपये तो अथॉरिटी प्रोसेसिंग फी लेती है। अच्छा। अधिकारी वही बैठे तो प्रोसेसिंग फी किस बात की। और फार्म की भी ट्रेनिंग करती है। 5,000 रुपये का फार्म है, 18% उस पर टैक्स है। मतलब 5,000 रुपये का फार्म, उसके ऊपर 18% टैक्स, 20,000 रुपये प्रोसेसिंग फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जो अगर आपको नॉन रिफंडेबल है। अच्छा। नहीं निकलता है तो वो 28-29,000 रुपये जाएंगे। व्यापारी बहुत सारा उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको किसी वकील पर जाना पड़ता है, किसी सीए पे जाना पड़ता है। सीए जो है भरने के भी उसमें 10,000 रुपये, 8,000 रुपये बार जैसे सीए वो मांगता है, वो भरवाता है, अपने प्रोजेक्ट को बनवाता है, अप्लाई करता है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका फार्म भरा जाता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको भरने के लिए भी आपको एक प्रोफेशनल डिटेल मांगते हैं, बैंक ऑफ डिटेल मांगते हैं, सब दी जाती है। और उसके बाद फिर ड्रॉ करते हैं तो उसमें नहीं आता है। हमने कई बार आग्रह ऐसा किया, कई लोगों के माध्यम से कहा भी, सरकार कहती है कि रेंट जब आप चलाते हैं, रेंट एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड कराएं अथॉरिटी से, उसके कुछ चार्जेज हैं। आज 90% इंडस्ट्री जो है वो नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर चल रही है। जैसे अब महिला एंटरप्रेन्योर है, 12 साल से सक्सेसफुली चला रहे हैं, परंतु आज के कंपटीशन युग में किराया देना बड़ा मुश्किल है। हजार इंडस्ट्री जो है यहाँ नोएडा में खाली पड़ी है और वो रेंट के लिए है। जिन्होंने अलॉटमेंट करी वो चला ही रहे। सरकार को चाहिए क्या, जो मेरा कहना है, आप विचार करिए
कि सरकार ऐसे लोगों को चुने, सर्वे कराए, कितने साल से रेंट पे चला रहे हैं और वो बेचारे अप्लाई भी करते हैं, उनको मिलता नहीं है। रेंट देके तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हमने जैसे विचार किया भाई अगर ऐसा लगता नहीं है तो रेंट कब तक देंगे। कोविड ने और मार दिया, साल भर काम ही नहीं था, और साल भर काम नहीं था, अभी काम आया है। तो वैसी कॉम्प्लिकेशन है सरकारों की ओर से, तो व्यापार चलाने पड़े। और हमारे तो एमएसएमई यूनिट है, एमएसएमई के लिए ये साधन है, वो साधन है, ये सब कागजों के ऊपर है, वास्तविकता में कुछ नहीं है। क्या आप इंटरव्यू के लिए कभी आपको सरकार ने बुलाया प्लॉट के इंटरव्यू के लिए एक बार सरकार ने बुलाया, हमने 2000 मीटर का अप्लाई किया था, हमारा इंटरव्यू हुआ, मैं भी था, मेरी पत्नी भी थी, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, सारी बात हुई। इन द मीन टाइम क्या हो गया, वो शायद अलॉटमेंट रहती है, हमें पॉजिटिव साइन लगते थे, चुनाव डिक्लेयर हो गया सरकार का, और चुनाव डिक्लेयर वो स्कीम कैंसिल कर दी गई। तो भी हमने तो जो पैसे भरे थे वो जीरो हो गए, सरकार ने वो भी पैसे रिफंड नहीं किए हमको। तो इस प्रकार का है, कम से कम सरकार ऐसे ही यूनिट को जो रेंट के ऊपर है और कम से कम 7-8 साल से लगातार चल रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड देखे, उनकी जीएसटी रिटर्न देखे, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न दे, उनको प्रायोरिटी पर स्कीम निकाल करके जगह दे। रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, वो रेंट को तो किताबों में डाल ही रहे हैं, अपने इनकम टैक्स में शो कर ही रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें अवेलेबल है उसकी, और मेन तो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, और जीएसटी तो तभी बनेगा ना, 2017 से आया है, तब से ही तो बनेगा ना। और उससे पहले वेट था, उसमें भी वो रजिस्टर्ड है, उसकी रिटर्न भी जा रही है, इससे बड़ा रिकॉर्ड क्या हो सकता है। ईएसआई का नंबर भी उनके पास है। कई यूनिट जो स्मॉल स्केल होंगे वो पीएफ नहीं दे, तो ईएसआई में रजिस्टर्ड है वो, तो वो ईएसआई भी दे रहे हैं, उनकी और क्या गारंटी चाहिए आपको काम की। और वो बेचारे मारे घूम रहे हैं, धक्के खाते हैं, वकीलों को भरवाते हैं, नहीं आता है। अब सरकार के पास भी क्या है, 5000 एप्लीकेशन है, ये प्लॉट 10 है, 2000 प्लॉट है, 2 लाख एप्लीकेशन है। तो सरकार ऐसे गुजरात मॉडल पर कि आइए आप हमारे इंडस्ट्रियल आइए, हम आपको जगह देंगे। जनरली जैसे हम ज़्यादा जॉब वर्क करते हैं, जॉब वर्क वाला जो है वो एनसीआर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, मैन्युफैक्चरिंग वाला जा सकता है। अभी हमने जमुना एक्सप्रेस में भी भरा था, अभी 3 बार नोएडा में निकली थी, उसमें भर चुके हैं। अब भाग्य से या नॉन भाग्य से नहीं नंबर आया। तो ये इनको इस प्रकार की स्कीमें बनानी चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो बच्चे आज अगर हमारा रेंट नहीं हो तो हम तो इसके अंदर 2 मिशन और बढ़ा देंगे, नहीं लोन लेके काम बढ़ाएंगे। आप एक बात बताइए कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे एप्लीकेशन फॉर्म लेती है, हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेती है, हमसे हमारा इंटरव्यू लेती है, और उसके बाद भी हमारा प्लॉट नहीं मिलता है। 1000 मीटर तक इंटरव्यू नहीं लेती है। और कुछ लोग प्लॉट ऐसे हैं जिन पे किराएदार बैठे हुए हैं, उन्होंने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी होगी, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया होगा, और उनको प्लॉट मिल गए, और वो वहाँ पे इंडस्ट्री चला ही नहीं रहे, उन्होंने बिल्डिंग बनाई और किराए पे चला दिया। तो वो लोगों को प्लॉट कैसे मिल जाते हैं, आपको क्या लगता है? वो ऐसा लोग कहना है कि कुछ जो चलता है समाज के अंदर, उसके कारण से वो अलॉटमेंट करा लेते हैं, बहुत दलाल बैठे हैं यहाँ, इस प्रकार के भी सुनने में आता है। तो क्या आपने ऐसे मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, 6 बार अप्लाई कर चुके, हमें तो मिला नहीं आता। तो क्या आप समाज के चलन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं? भैया उतना पैसा चाहिए ना, खर्चा करने के लिए कहाँ से लाएंगे, छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं। क्या कभी आपने सरकार को सीधा पत्राचार किया इस विषय में कि हमारे को प्लॉट नहीं मिला? पत्राचार कभी पत्राचार नहीं किया, कभी नहीं किया। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। आप बिल्कुल 2 शब्दों में मैं कहूँ, या बिल्कुल छोटी बात में कहूँ, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? मैं इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय योगी जी को और जो मंत्री हैं महाना जी यहाँ के, वो जितने भी यहाँ किराए पर लोग हैं, सारी आज हम बात करते हैं कि हम छोटे लोगों का विचार करते हैं, छोटे उद्योग का विचार करते हैं, वो उनके बारे में ऐसी स्कीम लाएं प्रायोरिटी पर। जो यहाँ बैठे हुए हैं 7-8 साल से, उनको प्रायोरिटी पर प्लॉट दें, उनसे केवल उनसे एप्लीकेशन मांगे, और एक ऐसा एरिया डिमार्केशन करें जिसके अंदर उन्हीं को प्रायोरिटी प्लॉट दें, विशेष रूप से महिलाओं को दें पहले, इसके अलावा बचे तो बाकी होते जो किराए पर है, ताकि लोगों की अकल आ जाए कि भाई किराए पे नहीं चलाना, और वो उद्योग बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे, रेवेन्यू मिलेगा। जब उनकी मैन पावर बढ़ेगी। आज तो वो किराए में लूट रहे हैं, और जो लोग बैठे हैं घरों से निकलते हैं 2 बजे, वो आराम से किराए खा रहे हैं। और ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नहीं तो सर्वे करा ले कि भाई यहाँ कितने उद्योग खाली पड़े हैं। यहीं हम 67 में बैठे हैं, आप 63 में, 64 में, 65 में, 67 में देखिए कितने खाली पड़े और कितने किराए पर चल रहे हैं। शायद 70% किराए पे होंगे, 30% ये ओनर होंगे जो काम कर रहे हैं। ऐसा ही कोई होगा, क्योंकि मैं तो बहुत समय से नोएडा के अंदर हूँ,
हमने कई बार वर्बल में कई लोगों के सामने बातें रखी हैं और तंत्र ऐसा है कि कौन सुनता है। तो मैं योगी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसी स्कीम लाएं जो बैठे हुए हैं, एक सर्वे कराएं नोएडा के अंदर, इन सेक्टर के अंदर कौन कौन किराए पे कितने समय से बैठा है, और उसके प्रायोरिटी के आधार पर मैं अपनी बात कहूँगा। आज अगर हमें कोई अलॉटमेंट होती है, हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, अपने पैसे से बनाएंगे तो, और हमने ये फैक्ट्री लगाई अपने घर का अपना इंतजाम करके, हाँ जी, घर का कोई चीज़ बेच करके ये फैक्ट्री हमने लगाई है। क्या आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी सरकार की तरफ से मिलती है? कोई ऐसी स्कीम है? नहीं, कोई ऐसी स्कीम। हम अपनी इसी कड़ी में आज हमने सिंघल साहब से बात करी, हम एक दो और भी व्यापारियों से बात करेंगे और आपके सम्मुख रखेंगे उनके विचार। हमें यही बात समझ में आता है कि सरकार की नीति और विधि में जिसके तहत वो प्लॉट इंडस्ट्रियल एरिया में देते हैं और लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं शायद खामियां हैं। तभी इस टाइप के जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या MSME में जो रजिस्टर्ड हैं, सरकार की नीतियां तो हैं, ऐसा नहीं है कि नीतियां नहीं हैं, लेकिन उनकी विधि में, उनके कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है। इस विषय में हम सरकार से अपील करते हैं, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि वो इसको गंभीरता से ले और इस विषय पे उचित कार्रवाई करें। आप सब लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी हमारा अनुरोध है कि इस विषय में अगर आपका कोई मत है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम इस विषय को और गंभीरता से सरकार के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।